नमस्कार दोस्तों, मैं देशमुख सर नवोदय सीरीज के अंतर्गत आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं नवोदय सीरीज पे आपको लगातार नवोदय के लिए परीक्षा के लिए तैयारी हेतु लगातार वीडियो आपके समक्ष रख रहा हूं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी विषय में अनुच्छेद पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसी की कड़ी को अनुच्छेद की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम अनुच्छेद पर फिर पुनः चर्चा करेंगे और उसके प्रश्न किस प्रकार से आते हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज हमने एक नया अनुच्छेद लिया है और अनुच्छेद ये है कि कलकत्ता के एक इलाके में निर्धन तथा मरणोत्सन्न लोगों के लिए निर्मल हृदय नामक एक निवास स्थान है। इसमें केवल ऐसे रोगग्रस्त निर्धन लोगों को लिया जाता है जिनको कोई नहीं चाहता है। इन रोगग्रस्त निर्धन लोगों के बिस्तर के पास बहुधा एक वृद्धा झुकी हुई कोमल हृदया नारी दिखाई पड़ती थी, जो अपनी मुस्कान अथवा अपने स्पर्श से निराश्रय भूखे लोगों को सांत्वना देती दिखाई देती थी। वह नारी मदर टेरेसा थी, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन निर्धनतम व्यक्तियों के लिए समर्पित कर दिया था। अपने इस निवास स्थान में वे केवल उन लोगों को ही लेती थी जिनके लिए कहीं और ठौर नहीं होता था। अतः छोटे मोटे बच्चे जिनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, या वृद्ध व्यक्ति जिन्हें कोई भी नहीं चाहता था, स्त्री पुरुष जो इतने बीमार थे कि उनका ठीक होना संभव ही नहीं था, असहाय तथा भूखे भिखारी, इन सभी को मदर के पास आश्रय और सहारा मिलता था। वे सबकी एक समान देखभाल करती थी, चाहे वे किसी भी जाति अथवा धर्म के हो। मदर टेरेसा उनके लिए एक मूर्तिवान संत थी। तो हिंदी विषय में जो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद के ही प्रश्न आते हैं, जिसमें 4 अनुच्छेद होते हैं, जिसमें हर अनुच्छेद पर 5-5 प्रश्न होते हैं। हम उसी अनुच्छेद को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक अनुच्छेद को लिया है। हमने उस अनुच्छेद के बारे में अनुच्छेद को पढ़ा है। अब उस अनुच्छेद में जो 5 प्रश्न होते हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निर्मल हृदय है। निर्मल हृदय है पहला प्रश्न। उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रोगियों और निर्धनों के लिए एक निवास स्थान, दूसरा मदर टेरेसा का निवास स्थान, तीसरा निर्धय रोगियों के लिए अस्पताल, चौथा अवांछित मकान। हम देखते हैं इस अनुच्छेद में निर्मल हृदय का प्रयोग कहाँ पर किया गया। जैसे हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं, कोलकाता के एक इलाके में निर्धन तथा मरणोत्सन्न लोगों के लिए निर्मल हृदय नामक एक स्थान है, निवास स्थान है। यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है निर्मल हृदय नामक एक निवास स्थान है। तो निर्मल हृदय क्या है? एक निवास स्थान है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो किसके लिए था? निर्धन और मरणोत्सन्न लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं निर्धन और मरणोत्सन्न कौन होता है? रोगी होता है और निर्धन। तो उसका पहला ऑप्शन रोगियों और निर्धनों के लिए एक निवास स्थान जो है उसके लिए सही होगा। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर का जो ऑप्शन जो दिया गया है उसको हम सही का टिक लगाएंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न को देखते हैं कि मदर टेरेसा सब धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार करती थी। इससे पता चलता है कि वे अधार्मिक थी। दूसरा, वे धर्म को नहीं जानती थी। वे सब धर्मों का सम्मान करती थी। वह एक धर्म गुरु थी। अब हम इसको देखते हैं कि मदर टेरेसा सब धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार करती थी। वो यहाँ पर कहाँ पर है? तो हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक जगह मिलता है कि चाहे वो किसी भी जाति अथवा धर्म का हो, मतलब वो सभी धर्म और जाति के लोगों के साथ समान व्यवहार करती थी। तो वो क्यों ऐसा करती थी? क्योंकि वो सभी धर्म के लोगों का सम्मान करती थी। तो इसका तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। तो हम क्या करेंगे, तीसरा विकल्प पर इसका सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न को देते हैं। इसमें केवल ऐसे रोगग्रस्त लोगों को लिया जाता है जिन्हें कोई नहीं चाहता था। इस वाक्य में इसमें से तात्पर्य क्या है? इसमें से तात्पर्य क्या है? एक अनाथालय हो, पहला विकल्प दिया है एक अनाथालय, दूसरा कलकत्ता, तीसरा निर्मल हृदय और चौथा अस्पताल। तो हम शुरू में पढ़े हुए हैं अनुच्छेद में कि कलकत्ता के एक इलाके में निर्धन और मरणोत्सन्न लोगों के लिए निर्मल हृदय नामक एक निवास स्थान है। उसी निर्मल हृदय निवास स्थान पे सभी रोगग्रस्त लोगों को लिया जाता था। तो उसका उत्तर कौन सा हो सकता है? निर्मल हृदय जहाँ पर आया है वो हो सकता है। तो इसका तीसरा विकल्प दिया है निर्मल हृदय, तो इसका तीसरा विकल्प ही सही होगा। तो हम इसके तीसरा विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। अच्छा, चौथा प्रश्न देखते हैं। मदर टेरेसा एक मूर्तिवान संत थी क्योंकि वे पहला उसका विकल्प दिया है एक महान महिला थी, अपना जीवन गरीबों के लिए अर्पित कर चुकी थी, एक महान धर्मगुरु थी, एक अत्यंत दयालु महिला थी। हम इस अनुच्छेद के पढ़ने के बाद ये समझ सकते हैं कि वह अपना सारा जीवन गरीबों के लिए अर्पित कर चुकी थी। तो इसका विकल्प कौन सा हो सकता है? दूसरा हो सकता है।
तो इसका सही विकल्प क्या होगा? अपना जीवन गरीबों के लिए वह अर्पित कर चुकी थी, इसलिए वो मूर्तिवान संत थी। यहाँ पर आया है एक मूर्तिवान संत, क्यों आया हुआ है? क्योंकि वो अपना पूरा जीवन गरीबों के लिए अर्पित कर चुकी थी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? दूसरा नंबर का होगा। तो हम दूसरा नंबर के उत्तर पे हम सही का निशान लगाएंगे। अब आखिरी प्रश्न है, इस अनुच्छेद में कौन सा शीर्षक सबसे अधिक उपयुक्त होगा? मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें शीर्षक के बारे में भी चर्चा हो सकती है कि शीर्षक बनाना है, अनुच्छेद को पढ़ना है, उसके बारे में एक शीर्षक बनाना है। तो मैंने इसके बारे में भी आपके साथ वीडियो में चर्चा किया थी कि शीर्षक का निर्माण कैसे करेंगे। तो हमने बताया था उसमें कि अगर यह किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जाता है तो शीर्षक उसी के नाम से ही बनाया जाता है। अगर स्थान के बारे में रहता है चर्चा तो स्थान का ही उसका शीर्षक होता है। इसी प्रकार ये वाला अनुच्छेद में इस मदर टेरेसा के ऊपर से शीर्षक बना, मदर टेरेसा के ऊपर से बात कही गई है, तो इसलिए इसका शीर्षक जहाँ तक हमारे नज़र से इसका शीर्षक मदर टेरेसा ही होना चाहिए। चलो हम देखते हैं कि मदर टेरेसा नाम का कोई शीर्षक इसमें दिया गया है क्या। तो पहला दिया है कि निर्धनों में अत्यंत निर्धन, तो ये उतना मज़ेदार शीर्षक नहीं हो सकता। दूसरा निर्मल हृदय, तो निर्मल हृदय तो एक निवासी स्थल का नाम है, तो ये भी एक शीर्षक नहीं हो सकता। हाँ, तीसरा मदर टेरेसा, क्योंकि ये मदर टेरेसा के बारे में कहा गया है, तो इसका उत्तर मदर टेरेसा ही ज़्यादा उपयुक्त तो इसका शीर्षक बन सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसका तीसरा विकल्प को हम सही का निशान लगाएंगे। इस प्रकार हमारे इस अनुच्छेद के पांचों प्रश्न अगर सही ढंग से पढ़ के अपन हल करेंगे तो शायद सभी प्रश्न के उत्तर हमारे सही होंगे। हम अब फिर अगले अनुच्छेद की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम अगले अनुच्छेद की ओर देखते हैं कि हमारा अगला अनुच्छेद कौन सा है और उसके प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं अनुच्छेद को। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद के बारे में अनुच्छेद को एक बार हमको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी हम आगे के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चलिए हम इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। पृथ्वी तल सदा बदलता रहता है, आज उसका जो भी भाग जल में डूबा हुआ है शायद अनेक वर्ष समुद्र से ऊपर रहा होगा। प्रश्न को अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझ के ही पढ़ना है। देखिए इसमें क्या बोला, पृथ्वी तल सदा बदलता रहता है, आज उसका जो भाग जल में डूबा हुआ है, मतलब जो भाग आज ज़मीन में पानी के अंदर डूबा हुआ है शायद वो अनेक वर्ष समुद्र से ऊपर रहा होगा, वो पहले कभी समुद्र से बहुत ऊपर रहा होगा। सीपियाँ जो कभी पानी के नीचे रही होगी, मतलब जो कभी आज से पहले सीपियाँ जो पानी के नीचे रही होगी आज बहुत ऊंचे स्थल पर पाई जाती है। तो वो आजकल क्या हो गया है, वो सीपियाँ बहुत ऊंचे स्थल पर पाई गई है। हिमालय पर्वत की अनेक चोटियों के समीप हम ऐसे चट्टानें मिलती है जो समुद्र तल में पाए जाने वाले पदार्थ से बनी हुई। तो हिमालय पर्वत की चोटियों में कुछ ऐसे चट्टानें मिली हुई है जो समुद्र तल में पाए जाने वाले पदार्थों से बनी हुई है। मतलब वो इससे ये ज्ञात होता है कि वो पत्थरें या वो चट्टानें पहले समुद्र तल में डूबी हुई थी। इसका यह अर्थ हुआ कि वे कभी हिमालय समुद्र में डूबा हुआ था। सीधा सीधा स्पष्ट हो जाता है कि हिमालय पर्वत पहले समुद्र में डूबा हुआ था। नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा के ले जाती है और चट्टाने को घिसती रहती है। हवाएं रेत और धूल को उड़ा ले जाती है। कभी कभी पृथ्वी तल का एक भाग धीरे धीरे ऊपर उठता है या धीरे धीरे नीचे चला जाता है। ऐसी घटनाएं अधिकतर होती ही रहती है और धीरे धीरे पृथ्वी तल को बदलती रहती है। किंतु जब कभी भूकंप आता है तो पृथ्वी तल में अचानक परिवर्तन हो जाता है। ये हमारा अनुच्छेद दिया गया है। अब इस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे पांचों प्रश्न को अच्छे से समझें और हमारे इस अनुच्छेद के अंदर से उसको खोज के हम उसके सही उत्तर को निकालें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, सीपियाँ जो कभी पानी के नीचे थी आज पहाड़ों पर पाई जाती है। इससे यह लगता है कि इसका पहला विकल्प दिया है, लोग इन सीपियों को पहाड़ी पर ले गए हैं। दूसरा, तेज हवाएं इन सीपियों को उड़ाकर पहाड़ों पर ले आई है। तीसरा, कभी वे पहाड़ समुद्र में डूबे हुए थे। चौथा, सीपियाँ पृथ्वी में सर्वत्र पाई जाती हैं। तो हम प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। सीपियाँ जो कभी पानी के नीचे थी आज पहाड़ों में पाई जाती, इससे यह लगता है। हम इस अनुच्छेद में उस चीज़ को खोजते हैं। देखिए, शायद अनेक वर्ष समुद्र से के ऊपर रहा होगा। सीपियाँ जो कभी पानी के नीचे रही होगी। देखो, जो प्रश्न में दिया गया वो सीधा सीधा हमारे अनुच्छेद में दिख रहा है। आज बहुत ऊंचे स्थलों पर पाई जाती है, मतलब पहाड़ों पर पाई जाती है। इससे लगता है कि पहले हमारा जो भाग वो भाग जल में डूबा रहा होगा। यानी मतलब स्पष्ट हो जाता है कि ये हमारा जो थल भाग था वो बहुत पहले जल में डूबा रहा होगा। तो यहाँ पर उसका उत्तर कौन सा बन सकता है, कभी वे पहाड़
समुद्र पे भी डूबे रहे होंगे, मतलब थल भाग मतलब पहाड़ी भाग समुद्र में डूबे रहे होंगे, जिसके कारण से सीपियाँ आज समुद्र पहाड़ों पर पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तीसरा होगा। तीसरा विकल्प सही होगा, तो हम क्या करेंगे? तीसरा विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देते हैं, पृथ्वी तल में परिवर्तन घटित होता है केवल भूकंपों के कारण, केवल समुद्री तलीय परिवर्तनों के कारण, केवल नदी और हवा तेज हवाओं के कारण, अनेक बातों के परिणाम स्वरूप। तो यहाँ पर हमने देखा कि पृथ्वी तल पर अचानक परिवर्तन हो जाता है। क्यों? ये देखिए, पृथ्वी तल में अचानक परिवर्तन आ जाता है, ये अनुच्छेद में दिया गया है। किस कारण से होता है? भूकंप के, जब भूकंप आता है, यहाँ पर दिया गया भूकंप आता है, भूकंप आने के कारण पृथ्वी तल में अचानक परिवर्तन होता है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर क्या बनेगा? केवल भूकंपों के कारण से। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? पहला विकल्प होगा। तो हम क्या करेंगे? पहले विकल्प पे सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देते हैं, पृथ्वी तल में परिवर्तन सदा धीरे धीरे होता है, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प सदा अचानक होता है। तीसरा विकल्प सामान्यतः धीमे धीमे किंतु कभी कभी अचानक होते हैं। चौथा सामान्यतः अचानक किंतु कभी कभी धीमे होते हैं। तो यहाँ पर हम अनुच्छेद में खोजते हैं कि पृथ्वी तल में परिवर्तन कैसा होता है। यहाँ पर कहीं पर होगा, दिया गया होगा, देखते हैं हम। हाँ, हम इसको देखने पे कहीं न कहीं तो मिलेगा। अनुच्छेद को पढ़ने पर हमको देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है पृथ्वी तल में परिवर्तन, यहाँ पर दिया हुआ धीरे धीरे पृथ्वी तल में बदलती रहती है, मतलब पृथ्वी तल में परिवर्तन होती रहती है। किस कारण होता है? धीरे धीरे होता है। इसमें स्पष्ट लिखा है धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो हम हमारे विकल्प में खोजते हैं कि धीरे धीरे कहाँ पर है, तो सदा धीरे धीरे होता है। तो मतलब पृथ्वी तल में परिवर्तन सदैव धीरे धीरे। तो इसका पहला विकल्प हमारा ये सही होगा। तो हम क्या करेंगे? पहले विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, हिमालय पर्वत की अनेक चोटियों के समीप हमें ऐसी चट्टानें मिलती है जो समुद्र सतह में पाई जाने वाले पदार्थों से बनी है। इसका अर्थ ये है कि पहला विकल्प है, हिमालय सदैव समुद्र से ऊपर था। दूसरा, हिमालय कभी समुद्र तल में था। तीसरा, हिमालय में भूकंप आते रहते थे। चौथा, पृथ्वी तल में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो यहाँ पर हमने विकल्प अनुच्छेद में पढ़ा था कि पहले क्या हुआ था, हमारा हिमालय पर्वत समुद्र के नीचे डूबा हुआ था। तो जिसके कारण से आज कई वर्षों के बाद हिमालय पर्वत ऊपर आ गया और जो भाग समुद्र पहाड़ों में था वो भाग आज समुद्र में चला गया, जिसके कारण से क्या हुआ कि वो सीपियाँ पर्वतों में पाई जाने लगी। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। हिमालय कभी समुद्र तल में था, जिसके कारण से उसमें उसकी जो चट्टानें हैं वो ऐसी मिलती है जो समुद्र तल में पाई जाने वाले चट्टानों से के साथ मिलकर बनी हुई। तो इसका सही विकल्प क्या है? दूसरा है। तो हम क्या करेंगे? दूसरा में अपन सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार इसका अंतिम प्रश्न है, पांचवा, इस अनुच्छेद के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा हो सकता है? तो हमने अभी पिछले वीडियो पे भी बताया था कि हमको शीर्षक के बारे में थोड़ी सी समझ में, शीर्षक कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हमको समझना है। तो इसमें अपन सिंपल सोच सकते हैं कि जब अनुच्छेद को हमने पढ़ा है तो उसमें सामान्यतः जो घटना घटी गई है और पृथ्वी तल में परिवर्तन के ऊपर में बताई गई है। तो इसके लिए सबसे बेहतर शीर्षक हो सकता है ये पृथ्वी तल में परिवर्तन, क्योंकि पृथ्वी अनुच्छेद में ये बताया कि पृथ्वी तल में परिवर्तन होने से कभी जो भाग समुद्र में था आज वो पहाड़ बन चुका है। तो हमारा सबसे उपयुक्त शीर्षक हो सकता है पृथ्वी तल में परिवर्तन। दूसरा आपको देखते हैं हिमालय में परिवर्तन। तो हिमालय में परिवर्तन तो कोई विशेष शीर्षक के रूप में परिभाषित नहीं करता। और तीसरा देखते हैं भूकंप आकस्मिक परिवर्तन लाते हैं। तो ये किसी भी भूकंप कोई घटना नहीं है जिसके कारण से पृथ्वी में परिवर्तन हुए, वो आकस्मिक परिवर्तन ही लाता, लेकिन पृथ्वी धीरे धीरे बदलते रहती है। तो ये भी शीर्षक नहीं हो सकता। इसलिए हम इसका उपयुक्त शीर्षक समझते हैं कि पृथ्वी तल में परिवर्तन ही इसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? पहला विकल्प में ही हम इसको निशान लगाएंगे और इसमें पहला विकल्प ही हमारे सही होगा। इस प्रकार हम अगले अनुच्छेद की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम अगले अनुच्छेद में देखते हैं कि सबसे पहले तो हम अनुच्छेद को हम उसकी गहराई के साथ पढ़ते हैं, गंभीरता के साथ पढ़ेंगे, जिसके कारण से वो अनुच्छेद की समझ हमको धीरे धीरे हो जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत के पंडित थे। उनकी ख्याति के कारण केवल उनका ज्ञान ही नहीं था बल्कि सदाचार भी था। वह अपनी विनम्रता, परोपकार, सच्चाई आदि गुणों से भी सभी के प्रिय बन गए थे। ऐसे ही एक बार कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के लिए एक अध्यापक का स्थान रिक्त हुआ। स्वाभाविक था कि कॉलेज के प्राचार्य को सर्वप्रथम ईश्वरचंद का ध्यान आया। उन्होंने ईश्वरचंद के पास पत्र भिजवाया।
उस पत्र में उन्होंने आग्रह किया कि वह संस्कृत अध्यापक का पद ग्रहण करे, इससे कॉलेज गौरवान्वित होगा। ईश्वरचंद ने यह पत्र पढ़ा, एक क्षण विचार किया और अपनी असहमति लिखकर भेज दी। उन्होंने लिखा, आपको व्याकरण के लिए एक निपुण अध्यापक की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ कि व्याकरण में मैं इस योग्य नहीं हूँ। इस विषय में मुझसे अधिक विद्वान मेरे मित्र तारक वाचस्पति हैं। यदि आप उनकी नियुक्ति कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने एक योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रस्ताव को कॉलेज के प्रबंध समिति ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हमें जो अनुच्छेद दिया गया था हम उसको अधिक गहराई के साथ पढ़ेंगे। अधिक गहराई के साथ पढ़ने से इसके क्या होते हैं कि कुछ कुछ शब्द हमें याद हो जाते हैं। चलिए हम इसी अनुच्छेद में जो 5 प्रश्न दिए जाते हैं उसमें पहला प्रश्न की ओर अपन ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, ईश्वरचंद विद्यासागर किस विषय के पंडित थे। तो हम इसमें चले जाते हैं अनुच्छेद में और उसको उसमें खोजने की कोशिश करते हैं कि ये प्रश्न कहाँ पर समाहित है। तो हम शुरुआत में शुरू से ही करते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर संस्कृत के पंडित थे, यहाँ पर स्पष्ट है संस्कृत के पंडित। अब हम विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प हिंदी का है, दूसरा विकल्प अंग्रेजी का है, तीसरा विकल्प भूगोल का है, चौथा विकल्प संस्कृत का है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि वो संस्कृत के पंडित है, तो हमारा चौथा विकल्प सही है। तो हम क्या करेंगे, चौथे विकल्प पर हम सही का निशान लगाएंगे। अच्छा, अगला प्रश्न है, कहाँ के संस्कृत कॉलेज में संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के लिए एक अध्यापक का स्थान रिक्त हुआ। हम पुनः इस प्रश्न को कहाँ खोजेंगे, हमारे अनुच्छेद में खोजेंगे। तो इसमें यहाँ पर आगे पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर एक जगह पे मिलेगा, ऐसे ही एक बार कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के लिए एक अध्यापक का स्थान रिक्त हुआ। कहाँ के कॉलेज में, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में। अब इसको देखते हैं कि हमारे विकल्प में है कि नहीं। हमने विकल्प में देखा, पहला दिया है दिल्ली, दूसरा कलकत्ता, तीसरा बम्बई, चौथा पटना। यहाँ पर स्पष्ट है कि दूसरा नंबर पर हमारे कलकत्ता दिया गया है, तो हमारा सही विकल्प कौन सा होगा, दूसरा नंबर का कलकत्ता। तो हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर पे सही का निशान लगाएंगे। अब तीसरा, कॉलेज में किसको सर्वप्रथम ईश्वरचंद का ख्याल शिक्षक के लिए आया। तो यहाँ पर जब हम यहाँ तक पढ़े स्थान रिक्त हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। स्वाभाविक था कॉलेज के प्रचार को सर्वप्रथम ईश्वरचंद का ध्यान आया। मतलब किसको ध्यान आया, कॉलेज के प्रचार को। अब हम प्रश्न में देखते हैं कि क्या वहाँ पर प्रचार हमारे विकल्प में है क्या। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला विकल्प है अध्यापक को, दूसरा विकल्प छात्रों को, तीसरा प्रचार को, चौथा इसमें से कोई नहीं। स्पष्ट है यहाँ पर तीसरा विकल्प कौन सा, प्रचार को, क्योंकि अनुच्छेद में उसने स्पष्ट किया है कि प्रचार को सबसे पहले ईश्वरचंद का ध्यान आया। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है, तीसरा नंबर का। तो हम तीसरा नंबर पर सही का निशान लगाएंगे। अब चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं। विद्यासागर ने किसका नाम संस्कृत व्याकरण के शिक्षक के रूप में प्रचार को सूझा है। पहला वाचस्पति, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा विवेकानंद, चौथा मदन मोहन मालवीय। अब यहाँ पर विद्यासागर ने ईश्वरचंद ने पत्र पढ़ा और हम अनुच्छेद में फिर वापस जाएंगे और वहाँ पर फिर पढ़ेंगे कि इस प्रकार का जो प्रश्न दिया गया वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम पढ़ते जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ हाँ, ईश्वरचंद ने विद्यासागर ने जो पत्र लिखा था उसमें उसने लिखा था कि मैं सोचता हूँ कि व्याकरण में मैं इस योग्य नहीं हूँ। इस विषय में मुझसे अधिक विद्वान मेरे मित्र तारक वाचस्पति है। तो विद्यासागर ने किसका नाम का प्रपोज किया था, तारक वाचस्पति का। देखते हैं कि यहाँ पर तारक वाचस्पति तो है पहला नंबर का विकल्प में, तो हमारा पहला नंबर का विकल्प सही है। तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। अब अगला प्रश्न है, ख्याति का पर्यायवाची। मैंने पिछले वीडियो पे आपको पर्यायवाची समानार्थी शब्द के बारे में विस्तार से बताया था, जिसमें यह बताया था कि हमको किसी भी शब्द के कम से कम 3 पर्यायवाची का ज्ञान होना चाहिए। उसमें उसी में हम देखते हैं कि ख्याति शब्द का पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो ख्याति शब्द का पर्यायवाची हमको याद रखना पड़ेगा। तो उसमें एक होता है प्रसिद्धि, ख्याति का पर्यायवाची प्रसिद्धि भी होता है। स्पष्ट है, जब हम याद रखेंगे तो हम सीधा इसके उत्तर को जान पाएंगे। तो हमारा विकल्प जो है उसमें देखते हैं कि प्रसिद्धि कहाँ पर है। तो हमारा दूसरा नंबर का विकल्प प्रसिद्धि है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर के विकल्प पे सही का निशान लगाएंगे। इस प्रकार हमारे 5 प्रश्न हम पूरी गंभीरता के साथ अनुच्छेद को पढ़ेंगे, तभी हम उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। हम फिर आगे के एक अनुच्छेद की ओर आगे बढ़ते हैं। हम अगले अनुच्छेद की ओर देखते हैं कि ये अनुच्छेद इस प्रकार से है। एक गांव में
अलगू चौधरी और जुम्मन शेख नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों की मित्रता गाढ़ी थी। जुम्मन शिक्षित था, अलगू धनवान था। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी विधवा थी। वह निसंतान थी, पर थी मिल्कियत वाली। उसने चारों ओर आंख उठाकर देखा, जुम्मन के सिवाय कहीं उसका कोई अपना नज़र न आया। मौसी ने जुम्मन के नाम अपनी मिल्कियत रजिस्ट्री कर दी। जुम्मन ने वादा किया कि वह आजीवन मौसी को खाना कपड़ा देगा, पर रजिस्ट्री होते ही जुम्मन ने रंग बदला। वह मौसी जो पहले सर पर बैठी थी, अब पैरों तली कुचली जाने लगी। बूढ़ी मौसी ने समझा कि वह सब जुम्मन की पत्नी की बदमाशी है। उसने जुम्मन से शिकायत की, पर जुम्मन चुप रहा। ये हमने अनुच्छेद जो दिया गया है उसको हम पढ़े। अब अनुच्छेद के अंतर्गत 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं, हम तो जानते हैं इस बात को। तो हम उन्हीं 5 प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं, पहला प्रश्न है, किसकी मौसी विधवा थी? तो स्वाभाविक है, हमने शुरू में पढ़ा कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दो मित्र थे, उन दोनों में गाढ़ी मित्रता थी। और जुम्मन शिक्षित थी, अलगू धनवान था। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी विधवा थी। किसकी बूढ़ी मौसी विधवा थी? जुम्मन की। अब इस जुम्मन हमारे विकल्प में है कि नहीं, हमें चेक करते हैं। अलगू चौधरी, पहला अलगू चौधरी की, दूसरा विकल्प जुम्मन शेख की, तीसरा विकल्प अलगू चौधरी तथा जुम्मन शेख दोनों की, चौथा उपरोक्त में कोई नहीं। तो हम यहाँ पर देखें कि जुम्मन की बूढ़ी मौसी थी, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प क्या है? जुम्मन शेख की। तो किसकी मौसी हो गई है? जुम्मन शेख की। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? दूसरा। तो हम क्या करेंगे? दूसरे विकल्प पे सही का निशान लगाएंगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मौसी ने अपनी मिल्कियत किसके नाम रजिस्ट्री कर दी? पहला विकल्प है जुम्मन शेख के नाम, दूसरा विकल्प है अलगू चौधरी के नाम, तीसरा विकल्प अपनी पुत्री के नाम, चौथा है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसको हम खोजते हैं कि मौसी ने अपनी मिल्कियत किसके नाम से रजिस्ट्री की। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, मौसी ने जुम्मन के नाम अपनी मिल्कियत रजिस्ट्री कर दी। किसके नाम से कर दी? जुम्मन के नाम से। तो हमारा विकल्प में जुम्मन शेख है, तो हम क्या करेंगे? हमारा पहला विकल्प जुम्मन शेख है, तो हम पहले विकल्प पे सही का निशान लगाएंगे और ये इसको हम राइट कर देंगे। अब अगला प्रश्न है, आजीवन शब्द का अर्थ है। पहला जीवन भर, दूसरा जीवन, तीसरा कुछ उम्र तक, चौथा आधा जीवन। हमने आपको पिछले वीडियो पे भी बताया था कि हमको पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा, जिसके कारण से हम उन शब्दों के अर्थ को यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, आजीवन शब्द का अर्थ है का तात्पर्य यह है कि आजीवन शब्द का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि आजीवन का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होता है? जीवन भर होता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर जीवन भर है कि नहीं, तो पहला विकल्प ही हमारा दिया है जीवन भर, तो हमारा पहला विकल्प ही सही होगा। तो हम क्या करेंगे? पहले विकल्प पे सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, जुम्मन ने मौसी से क्या वादा किया था? पहला, वह जीवन भर मौसी को धन देगा, दूसरा विकल्प है वह मौसी के खेतों की रखवाली करेगा, तीसरा वह आजीवन मौसी को खाना कपड़ा देगा, चौथा विकल्प है वह मौसी को जायदाद में से कुछ नहीं लेगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अनुच्छेद में जब जाएंगे तो हमको ये खोजना है कि जुम्मन ने मौसी से क्या वादा किया। तो यहाँ पर जब मौसी ने जुम्मन के नाम पर मिल्कियत रजिस्ट्री कर दी, तो जुम्मन ने वादा किया कि वह आजीवन मौसी को खाना कपड़ा देगा। आजीवन क्या देगा? खाना कपड़ा देगा। तो हमारा इस विकल्प में देखते हैं कि कहाँ पर है वो। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का विकल्प सही है, वह आजीवन मौसी को खाना कपड़ा देगा। तो हमारा तीसरा विकल्प सही है, तो हम क्या करेंगे? तीसरा विकल्प पर राइट का निशान लगाएंगे। अब पांचवा प्रश्न है, शिक्षित का विलोम क्या होगा? शिक्षित का विलोम शब्द क्या होगा? मैंने पिछले वीडियो पे भी मैंने आपको विलोम शब्द के बारे में बहुत विस्तार से बताया था और बहुत सारे शब्दों के विलोम शब्द आपको बताए थे। उन्हीं में से एक शब्द रहा है शिक्षित। तो शिक्षित का विलोम शब्द क्या हो सकता है? अशिक्षा नहीं हो सकता, पहला विकल्प। दूसरा, अनपढ़ भी नहीं हो सकता। तीसरा, अपढ़ भी नहीं हो सकता। चौथा, अशिक्षित। शिक्षित का विलोम शब्द अशिक्षित होता है। तो हम क्या करेंगे? हमारे चौथे विकल्प पर हम सही का निशान लगाएंगे। इस प्रकार हमारा ये अनुच्छेद कंप्लीट होता है, जिसमें हम सभी प्रश्नों को सही ढंग से हल कर पाए। हम अगले अनुच्छेद की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम अगले अनुच्छेद में देखते हैं कि इसको सबसे पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे। अपन पढ़ना शुरू करते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर।
भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके और कहनी अनकहनी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है वैसे बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। ये बहुत छोटा सा अनुच्छेद है, लेकिन इसमें शब्दों का बहुत बड़ा भंडार है। हम इसमें बहुत नए नए शब्द मिलेंगे, तो जो हमको अनुच्छेद में डिस्टर्ब करेंगे, तो हमको क्या करना है, इसको अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ेगा, जिससे हम उस अनुच्छेद को अच्छे से समझ पाए। अब चलो हम उसके प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उसमें भी 5 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया? कबीर वाणी के महापंडित थे, कबीर वाणी के धनी थे, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। तो हमने अनुच्छेद में पढ़ा था कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, तो हमारा सही विकल्प कौन सा होगा? तीसरा। तो हम तीसरे नंबर पे राइट का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार दूसरे नंबर का प्रश्न है, कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? पहला विकल्प था भाषा का परिष्कृत रूप सामने आता था। दूसरा विकल्प था भाषा लाचार सी नजर आती थी। तीसरा, भाषा पर उसका नियंत्रण नहीं है। चौथा, भाषा में बिखराव दृष्टिगत होता था। तो हमने पढ़ा था अनुच्छेद में कि कबीर के सामने भाषा का स्वरूप कैसा हो जाता था? उसके सामने वो लाचार हो जाता था। जैसे हम पढ़ते हैं इसको अनुच्छेद को देखते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है। यहाँ ना स्पष्ट है कि भाषा उसके सामने कैसे नज़र आती थी? लाचार सी। तो हमारा दूसरा विकल्प क्या हो जाता है? सही हो जाता है। इस हिसाब से भाषा लाचार सी नज़र आती है, तो हमारा दूसरा विकल्प सही है। तो हम क्या करेंगे? दूसरा विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। हम अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं थी? पहला विकल्प है कि वह आशय को व्यक्त न कर सके। दूसरा, वह इस फक्कड़ की फरमाइश को मना कर सके। तीसरा, वह कबीर के काव्यानुरूप प्रयुक्त न हो। चौथा, कि वह सहज, सरल और सरस बन सके। यहाँ पर हमने अनुच्छेद में पढ़ा था कि भाषा अपने बारे में कह रही है कि वह कबीर की बातों को मानना उसके लिए अनिवार्य हो जाता था। कहने का तात्पर्य है कि कबीर जैसा चाहे वैसे शब्दों का प्रयोग करके भाषा को बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख करते थे। तो भाषा का हिम्मत नहीं होता था कि वह अपने अनुसार कबीर को बदल सके। तो यहाँ पर उसका अर्थ ये है कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को पूरा मना नहीं कर सकता। मतलब कबीर की फरमाइश कबीर जैसा चाहता था वैसा भाषा को स्वरूप देता था। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को मना कर सके। इसका सही विकल्प क्या बनेगा? दूसरा नंबर का। तो हम क्या करेंगे? दूसरे नंबर पे इसका सही का निशान लगाएंगे। अब इसमें अनुच्छेद में निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म दिया गया है? शब्द युग्म मतलब समझना है कि दो शब्दों का जोड़ा, दो शब्द का जोड़ा। शब्द युग्म सिंपल देखेंगे तो शब्द युग्म का अर्थ होता है कि दो शब्दों का जोड़ा। और यहाँ पर दिया गया विलोम शब्द युग्म, मतलब वो शब्द ऐसा शब्द युग्म है जिसमें विलोम और समानार्थक दोनों शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं। तो हम अपन देखते हैं कि हमारे इसमें अनुच्छेद में कहाँ पर उस शब्द का प्रयोग होगा। चलो पहला विकल्प देखते हैं, प्रकट अप्रकट हुआ है क्या, उसको देख लेते हैं। दूसरा विकल्प है हिम्मत दुर्बलता का प्रकट हुआ है क्या, नहीं। तीसरा देखते हैं कहनी अकहनी का प्रयोग हुआ है क्या, हम उसको भी देख लेते हैं। चौथा है लाचार साहसी का, क्या इन चारों में से किस विलोम शब्द युग्म का प्रयोग हुआ। चलो हम अनुच्छेद की ओर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद में देखते हैं कि हम अनुच्छेद में पढ़ते हैं, भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती थी। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं थी कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सके। और कहनी और अनकहनी ये शब्द विलोम शब्द युग्म है, जो इसका प्रयोग हमारे प्रश्न में दिया गया है। चलो हम देखते हैं, हमारे ये शब्द तो है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो सकता है? तीसरा नंबर का विकल्प हमारा सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहनी और अनकहनी दोनों विलोम शब्द युग्म का प्रश्न में उल्लेख है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? तीसरा उत्तर होगा। तो हम क्या करेंगे? तीसरे उत्तर पे सही का निशान लगाएंगे। अब अगला प्रश्न है, फरमाइश का पर्यायवाची होगा। हमने पिछले वीडियो पे पर्यायवाची के बारे में आपके साथ विस्तार के साथ चर्चा किया था। तो फरमाइश का पर्यायवाची मतलब उसके जैसे समानार्थी शब्द या उसी के अर्थ जैसे वाले शब्द।
तो फरमाइश का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? पहला विकल्प मांग, दूसरा विकल्प पुरस्कार, तीसरा विकल्प लेना, चौथा विकल्प इनाम। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? मांग होगा। मांग सही होगा। फरमाइश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मांग होता है। तो ठीक इसी प्रकार हमने क्या किया, इनके सभी पांचों प्रश्नों को हल किया और सही ढंग से पढ़ के, अनुच्छेद को पढ़ के हमने उसके सारे प्रश्नों को हल किया, जिससे क्या हुआ कि हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर सही हो गए। हमें अनुच्छेदों में बहुत अच्छे से गंभीरता के साथ पढ़ना है, ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर हमको वो सही रूप से मिल सके और बहुत अच्छे सीरियस ढंग से हमें इस कार्य को करना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, और आज के इस वीडियो में हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे ज़रूर, और सब्सक्राइब भी करेंगे, और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर करेंगे कि हमारे अनुच्छेद पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो अच्छा लिखेंगे, और कहीं कोई शिकायत होगी तो आप उसके बारे में भी हमसे बात करेंगे। आज के लिए हिंदी विषय के अनुच्छेद का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।